सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रिले के बारे में। ये कहानी है एक शातिर आदमी की, जिसकी नजर शहर के सारे करप्ट लोगों पे होती है, लेकिन इसी बीच में एक लड़की आती है उसके पास। तब उसकी मदद करने के लिए वो सारे नियमों को तोड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है हॉफमैन। हॉफमैन के हाथ में एक फाइल है, वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। इसी हालत में वो आता है एक रेस्टोरेंट के अंदर और बैठ जाता है एक कुर्सी पे। तभी अंदर एक आदमी आता है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का सीईओ है। वो उसके सामने बैठता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। पर हॉफमैन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। ये रही वो फाइल, मगर इस बात को याद रखना कि इसकी एक कॉपी मेरे रिप्रेजेंटेटिव के पास है। अगर मुझे या मेरे परिवार को भविष्य में कुछ भी हुआ तो फाइल सीधा चली जाएगी लॉ इन्फोर्समेंट वालों के पास, तो इसका तुम ध्यान रखना। सीईओ कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो। वो फाइल लेता है, फिर ये दोनों एक साथ एक तस्वीर खींचते हैं और सीईओ निकल जाता है यहाँ से। उसके जाने के थोड़ी देर के बाद यहाँ से हॉफमैन भी निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और आदमी भी मौजूद था जिसका नाम है ऐश। ऐश पीछा करने लगता है हॉफमैन का। वो उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि कहाँ से उसे कैसे निकलना है। थोड़ी देर के बाद यहाँ से सेफली हॉफमैन निकल जाता है। तब हमें पता लगता है कि ऐश ही उसका रिप्रेजेंटेटिव है और वही उसकी मदद कर रहा था और फाइल की कॉपी कहीं ना कहीं ऐश के ही पास होगी। जब वो घर जाता है तब एक संदेश भेजता है ऐश के पास, जिससे पता लगता है कि उसने ऐश को उसका हिस्सा दे दिया और अब इनकी डील डन हो चुकी है। ऐश फार्मास्यूटिकल कंपनी की फाइल को निकालता है और उसे एक लॉकर में रख देता है। अगली सुबह हम सेरा नाम की लड़की को देखते हैं जो रास्ते से जा रही है और डॉसन नाम का आदमी उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर के बाद सेरा जाती है अटर्नी के पास और उसे पूरी बात बताती है कि वो काम किया करती थी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने। उसने एक दवाई भी बनाई थी, जो दवाई अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, मगर थोड़े समय के बाद उसे पता लगा कि इससे फूड एलर्जी हो सकती है। तब वो इस रिपोर्ट को लेकर के गई अपनी सीनियर के पास। सीनियर ने उसे देखा और उसके बाद उसने रिपोर्ट को घुमा दिया। जितनी भी उसमें गलतियां थी सारी चीजों को सिर्फ रिपोर्ट के लिए सही कर दिया और बोला कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सारा को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये लोग लाखों लोगों की जान से खेलेंगे। उनको भी ये बात समझ में आ गई कि सेरा आवाज उठाने वाली है। तब सबसे पहले उन लोगों ने मेरा ट्रांसफर किया दूसरे डिपार्टमेंट में और अगले 2 महीने के बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मगर वहाँ भी उनका मन नहीं भरा। उसके बाद उन लोगों ने मुझे हरास करना शुरू कर दिया और अब मुझे लगता है कि बात मेरे जान पे बनाई है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने एक कॉपी को अपने पास संभाल करके रखा है। लेकिन इन सारी चीजों से अब मैं तंग आ चुकी हूँ। दिन रात कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा होता है। मैं कंपनी से बात करके फाइल को लौटाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये डील भी करना चाहती हूँ कि मेरी जान को कोई भी नुकसान ना हो। मुझे अब उन लोगों पे कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मैंने फाइल दे भी दिया तब भी वो लोग मुझे मार देंगे। अटर्नी उसकी बातों को सुनता है और एक नंबर लिख करके देता है। कहता है कि ये लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हारी बात को सुनेंगे भी। मैं इसमें शायद कहीं तुम्हारी मदद ना कर सकूं और मुझे ये भी पता नहीं कि इस नंबर के पीछे वो कौन लोग हैं। बस मुझे इतना पता है कि ये लोग तुम्हारा काम कर देंगे। तब सेरा यहाँ से निकल जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि उसकी कार में आग लगा दिया गया है। तब वो और भी ज्यादा भड़क जाती है। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। वो तुरंत कॉल करती है उसी नंबर पे जो नंबर उसे अटर्नी ने दिया था और इनका एक पैटर्न है। वो कहते हैं कि आपकी जो भी सिचुएशन है आप उसे वॉइसमेल में भेजो। अगर हमें लगा कि हम आपकी मदद कर पाएंगे तब हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। सेरा ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ हम ऐश को देखते हैं जो एक थेरेपी सेशन में आया हुआ है। जैसे ही उसका सेशन खत्म होता है वो आता है सीधा घर। तब उसे सेरा का वॉइसमेल मिलता है। पूरी बात सुनने के बाद वो पूरी रिसर्च करता है। वो सेरा की प्रोफाइल देखता है और उसके सोशल मीडिया को भी देखता है। पुष्टि करने के बाद वो निश्चय करता है कि वो उसकी मदद करेगा। अगले दिन वो उसके पास संदेश भेजता है, लेकिन वो बात करता है रिले कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से। इस डिवाइस को बनाया गया था ताकि लोग बहरे लोगों से बात कर सकें। यानी सेरा के पास अब मैसेजेस जा रहे हैं। जो भी इन्हें कहना है वो लिख के भेज रहे हैं ताकि कोई भी इन्हें ट्रैक ना कर सके। सेरा जो कुछ भी बोलती है उसे वो लोग टाइप करके वापस भेज देते हैं ऐश के पास और ऐश की बातें पहुंचती है सेरा के पास। सेरा कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं इन सारी चीजों से भाग जाऊं, लेकिन अब मुझे भागना नहीं है। उस दवाई का साइड इफेक्ट बहुत ही बुरा है। कुछ लोगों में माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं तो कुछ लोगों में कैंसर भी हो सकता है, मगर कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उन लोगों ने मुझे पैसों का भी ऑफर दिया था थोड़े समय पहले। तब मैंने ऑफर नहीं लिया, लेकिन अब मैं बहुत ही बुरी तरीके से डर चुकी हूँ। कभी मेरा दिमाग कहता है कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए, तो कभी मेरा दिमाग कहता है कि मुझे पहले अपने आप की मदद करनी चाहिए, कहीं ये लोग मुझे मार न दे। अभी भी एक वैन खड़ी है मेरे घर के बाहर। इन सारी बातों को सुनने के बाद ऐश कहता है कि शायद तुम्हारा फोन भी टैप हो रहा होगा, तो हमें इस कनेक्शन पे बात नहीं करनी चाहिए। और ऐसा ही होता है। डॉसन की पूरी टीम उसका फोन टैप कर रही है और उन लोगों को रिले कम्युनिकेशन की लोकेशन भी मिल जाती है। अगले ही दिन ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, मगर उस कंपनी की पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो लोग किसी भी कम्युनिकेशन का कोई भी हिसाब किताब नहीं रखते, इसीलिए इन्हें कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम सेरा को देखते हैं जिसने एक नया सिम कार्ड लिया है और उसकी मदद से वो बात करती है ऐश से। ऐश उसे कहता है कि सबसे पहले मुझे $50,000 चाहिए, मगर तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जैसे ही डील करवाऊंगा तुम्हें इससे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। वो सेरा से कहता है कि आखिर वो लोग इतने
इतने तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं। तब वो बताती है कि वो कंपनी जल्दी ही कोई और अक्वायर करने वाला था, इसीलिए उन्हें डर है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो उस कंपनी को कोई भी अक्वायर नहीं करेगा और इनका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तब ऐश को भी सारी बातें समझ में आ जाती है। वो कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करो, कोई भी चीज ऐसा मत करना जो मैं तुम्हें ना बोलूं। वो कहता है कि हम अपनी हर एक कम्युनिकेशन में कोड्स का इस्तेमाल करेंगे। इतना कहने के बाद वो फोन काटता है और सारे नियम्स की एक फोटोकॉपी निकालता है। उसके बाद उसके पास हम 2 फोन देखते हैं, एक पर वो येलो टेप लगाता है और एक पे रेड टेप लगाता है। फिर ये लोग एक कॉपी भेजते हैं सेरा के पास। सेरा को सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाती है। तभी उसे कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसे 2 अलग अलग फ्लाइट्स लेकर के पहुंचना है पिट्सबर्ग। सेरा मान जाती है। उसे वो लोग कहते हैं कि तुम अपना फोन लेकर के नहीं जा सकती, इसमें जो फोन पड़ा है रेड टेप वाले फोन का इस्तेमाल करना और दूसरे फोन का तब तक इस्तेमाल मत करना जब तक हम ना कहें। सेरा ऐसा ही करती है और बैठ जाती है फ्लाइट में। मगर डॉसन भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ है, पर इन्हें ये बात पता नहीं है कि ऐश भी है फ्लाइट में। उसने अपने हुलिये को बिल्कुल चेंज कर लिया है। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद वो लॉस्ट एंड फाउंड में जाता है और वहाँ एक बैग देता है जिसके ऊपर उसने सेरा का नाम लिखा हुआ है। थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट होती है कि सेरा का एक बैग मिला है लॉस्ट एंड फाउंड में। इस बात को डॉसन भी सुन लेता है और वो भागता है लॉस्ट एंड फाउंड की तरफ। तभी उसे ऐश कॉल करता है और सेरा को कहता है कि इन सारे अनाउंसमेंट को तुम इग्नोर करो और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, तुम्हें 2 पोस्ट भेजने हैं। सेरा जाने लगती है पोस्ट भेजने के लिए। डॉसन जैसे ही लॉस्ट एंड फाउंड में पहुंचता है, सेरा के नाम पर एक और अनाउंसमेंट होती है। तब डॉसन भाग करके वहां जाता है और ऐश इन सारे लोगों की फोटोज ले रहा है। थोड़ी देर के बाद डॉसन को भी ये बात समझ में आ जाती है कि ये सब कुछ बस एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि वो लोग सेरा से अपनी नजर हटा ले। मगर डॉसन एक लड़की को छोड़ करके आया था ताकि वो सेरा पे नजर रख सके। उस लड़की का नाम है रोशेटी। रोशेटी उसे देखती है कि सेरा 2 पोस्ट भेज रही है। पोस्ट भेजने के बाद सेरा बाहर आती है और रिसीट को फेंक देती है डस्टबिन में। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर डॉसन की पूरी टीम आ जाती है। वो सारी चीजों को देखते हैं और कहते हैं कि हमें गुमराह किया गया है। उसने 2 पोस्ट भेजा है जानबूझ करके कि हम और गुमराह हो जाए। उन दोनों में से किसी एक में सारी की सारी जानकारियां हैं। तभी ऐश बात करता है सेरा से और उसे कहता है कि जैसे ही हमें पोस्ट मिलेगा हम सारे सबूतों को चेक करेंगे और फिर हम डील करेंगे कंपनी के साथ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अब डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास भेज दिया है, यहाँ से आगे का काम हमारा है, लेकिन डील के समय तुम्हें मौजूद होना पड़ेगा। हम भी वहाँ पर होंगे। सेरा कहती है कि क्या तुम वहाँ पर होगे? ऐश कहता है कि तुम हमें कभी भी नहीं देख पाओगे और ना ही हम तुमसे कभी मिलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉसन के लोग काम पे लग चुके हैं। उनका एक आदमी पहुंच जाता है ओक्लाहोमा पोस्ट ऑफिस में और वहाँ पर कैमरा लगा देता है क्योंकि रिसीट से इन्हें 2 लोकेशन मिला था, एक ओक्लाहोमा और दूसरा मिशिगन। मिशिगन में रोशेटी पहुंचती है और पता लगाने लगती है उस पोस्ट के बारे में। ऑफिसर कहता है कि हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। तब रोशेटी उसे ट्रैकिंग नंबर देती है और नाम भी बताती है। कहती है कि ये मेरे दोस्त का पार्सल है। तब वो बंदा चेक करता है और कहता है कि इस नाम का हमारे पास कोई भी पार्सल नहीं है और ना ही इस ट्रैकिंग डिवाइस का। तब रोशेटी को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर हमें असली बात पता लगती है कि ऐश बहुत ही शातिर है। उसने मेल फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल किया है और एक तीसरे लोकेशन पे उसने भिजवा लिया है उस फाइल को। और मेल फॉरवर्डिंग एक ऐसी सिस्टम है कि जिसमें ट्रैकिंग नंबर पे नया एड्रेस भी अपडेट नहीं होता। तभी हम ऐश को देखते हैं जो पहुंचता है एक तीसरे पोस्ट ऑफिस में। वहाँ से पार्सल लेता है और घर चला आता है। अब उसके पास सारे के सारे फाइल्स आ चुके हैं। वो सीधा कॉल करता है सेरा की कंपनी में जहाँ पर वो काम किया करती थी और वहाँ बताता है कि मेरे पास 311 पेजेस की फाइल है जिसमें सारी की सारी फूड असेसमेंट रिपोर्ट है। मैं तुम लोगों के साथ डील करना चाहता हूँ और डील की सबसे पहली शर्त है कि तुम लोग मेरे क्लाइंट का पीछा छोड़ोगे। अब ये बात जाने वाली है कंपनी के सीईओ तक, लेकिन ऐश यहीं पे चुप नहीं बैठने वाला। वो अब हर समय सेरा के सामने होता है और दूर से उसे देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो आता है डॉसन के वैन के पास और वहाँ एक फोन छोड़ के चला जाता है। कुछ देर के बाद जब फोन की घंटी बजती है तब डॉसन फोन उठाता है। ऐश उसे कहता है कि मेरे पास पूरी की पूरी रिपोर्ट है। तुम लोगों ने अगर सेरा का पीछा नहीं छोड़ा अभी के अभी तो मैं सारे रिपोर्ट को सारे मीडिया वालों के पास भेज दूंगा। तुम सारे के सारे लोग बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो अभी के अभी वहाँ से निकल जाओ। उसके साथ साथ हम एक डील करेंगे। मैं तुम लोगों को फाइल्स दूंगा और बदले में मुझे $5 लाख कैश चाहिए। फिर तुम लोगों को ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगी, लेकिन उसकी एक कॉपी को हम हमेशा ही अपने पास रखेंगे। अगर भविष्य में तुम लोगों ने कभी भी हमारे क्लाइंट का पीछा किया तब हम दोबारा आएंगे। अगर तुम्हें डील मंजूर है तो 24 घंटे के अंदर $5 लाख का जुगाड़ करो, वो भी कैश में। इन बातों को सुनने के बाद डॉसन अपनी गाड़ी से बाहर आता है और इशारा करता है कि जिसमें हिम्मत है वो पास में आ जाए। फिर थोड़ी देर के बाद वो वैन लेकर के निकल जाता है। सेरा इस चीज को देखने के बाद ऐश का शुक्रिया अदा करती है। ऐश कहता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ, एक बार जैसे ही डील होगी उसके बाद तुम्हें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, मगर ये परमानेंट नहीं है। तुम फिर से वापस आ सकती हो, लेकिन अगले कुछ महीनों तक तुम्हें रोज मुझे संदेश भेजना है। तुम वॉइसमेल भेजोगी। अगर सब कुछ ठीक है तो तुम कहोगी ऑल राइट, अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुम कहोगी वेदर। सेरा सारी बातों से सहमत है। अगले दिन हम ऐश को देखते हैं जो डेट पे आता है एक लड़की के साथ जिसका नाम है वॉश। ये दोनों थेरेपी में थे। तब हमें पता लगता है कि इन दोनों को शराब की आदत थी। वॉश एक पुलिस ऑफिसर है। इनकी बातों से हमें पता लगता है कि दोनों ने अब शराब पीना छोड़ दिया है। अगले दिन डॉसन बताता है कि वो पैसे देने के लिए मान चुका है। तब
ऐश उसे बताता है कि पैसों को उन्हें भेजना है एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ये लोग फिर से दिमाग लगाते हैं। जिस बॉक्स में इन लोगों ने पैसों को डाला है वहाँ पर एक ट्रैकर भी लगा दिया है जिसमें बैटरी लगी है, ताकि ये ट्रैकर अगले 4 दिनों तक काम करे। अब सेरा भी अपने घर के बाहर फ्री होकर के घूमती है क्योंकि उसका पीछा कोई भी नहीं कर रहा। शाम को उसकी बात होती है ऐश से, तब ऐश उसे सजेस्ट करता है एक गाना सुनने के लिए। वो उसी गाने को सुन रही है। ऐश उसकी प्रोफाइल को देखता है, तब हमें पता लगता है कि ऐश कहीं ना कहीं पसंद करने लगा है सेरा को। वो अपने नियमों को तोड़ता है और डायरेक्ट कॉल करता है सेरा के पास, मगर ये लोग काम के बारे में ही बात करते हैं। बात करने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया है, तब वो फोन स्विच ऑफ कर देता है। अगले दिन वो सीधा पहुंचता है पोस्ट ऑफिस में और वहाँ पर फिर से मेल फॉरवर्डिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके सारे पैसों को कहता है कि वो लोग सेरा के पास भेज दे। तभी रात में उसके पास डॉसन का कॉल आता है। वो कहता है कि जो फाइल हमें मिली है उसमें तुमने जिक्र किया है कि ये फाइल 311 पेजेस की है, मगर ओरिजिनल फाइल 327 पेजेस की है। 16 पेजेस अभी भी गायब है, हमें वो पेजेस भी चाहिए। तब ऐश सीधा कॉल करता है सेरा के पास और उससे पूछता है, तो वो कहती है कि वो 16 पेजेस बिल्कुल सेम है, उनमें कुछ भी अलग नहीं है। तब ऐश भड़क जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि हम किस तरीके से डील करते हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। वो उसे कहता है कि कल मुझसे आकर के टाइम स्क्वायर मिलो उन 16 पेजेस के साथ। सेरा ऐसा ही करती है। टाइम स्क्वायर पहुंचने के बाद वो कहता है कि तुम्हारे सामने एक बुक शॉप है, वहाँ पर जाकर के उन फाइल्स को रखो और निकलो यहाँ से। सेरा ऐसा ही करती है। तब हमें पता लगता है कि यहाँ पर डॉसन भी है अपने सारे लोगों के साथ और वो इन पर ही नजर रखे हुए है। थोड़ी देर के बाद ऐश को पता लगता है कि सेरा ने फिर से गड़बड़ की है। जहाँ पर उसने सेरा को फाइल्स रखने के लिए कहा था, सेरा ने वहाँ ना रख करके किसी गलत जगह पे फाइल्स को रख दिया है और अब डॉसन के लोग उधर ही जा रहे हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसकी नजर पड़ती है एक भिखारी पे। वो उसे कुछ पैसे देता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि उस दुकान के सामने उसे कियोस्क करना है और कियोस्क का फायदा उठा करके उसे फाइल्स को उठाना है। वो बेगर ऐसा ही करती है और फाइल्स को लेकर के भागने लगती, मगर डॉसन भी उसके पीछे भागता है, मगर वो बेगर को पकड़ पाता उससे पहले ऐश फाइल्स को लेकर के भाग जाता है और घर आने के बाद सीधा कॉल करता है डॉसन के पास। उसे बताता है कि मैंने तुम्हें मना किया था चालाकी करने से या किसी का भी पीछा करने से, अब तुम बस एक गलती दूर हो, तुम्हारी एक और गलती और मैं सारे के सारे फाइल्स को पब्लिक कर दूंगा। तब डॉसन उससे माफी मांगता है। ऐश अपने नए टर्म्स रखता है, कहता है कि जो फाइनल डील होगी वो सेरा और सीईओ के बीच में होगी, दूसरा कोई भी नहीं आएगा। डॉसन मान जाता है। वो सीधा कॉल करता है सेरा के पास और उसे फाइनल डील के बारे में बताता है जो थर्सडे को होने वाली है और सेरा और सीईओ इन दोनों के बीच ही डील होगी। तब तक सेरा को हर रोज कॉल करना है, लेकिन उसे सिर्फ 2 शब्दों में जवाब देना है, वेदर या ऑल राइट। और इस बीच में तब तक सबको शांत रहना है। तभी रात में हॉफमैन उसके पास कॉल करता है और कहता है कि मुझे अपने हाथों पे खून नजर आते हैं, इस काम में बहुत सारे लोग मारे गए हैं जिनमें हमारा भी दोष है, मैं अब अपने आप से हार चुका हूँ। इतना कहने के बाद वो फोन रख देता है। अगले दिन ऐश पहुंचता है थेरेपी के लिए। यहाँ पर पहली बार वो अपने बारे में सारी बातें करता है और कहता है कि उसका असली नाम जॉन है, वो एक मुस्लिम है और उसके धर्म में शराब पीना गुनाह है, मगर सितंबर 11 के हादसे के बाद न्यूयॉर्क में उसका रहना मुश्किल हो गया था। तब उसने शराब पीना शुरू कर दिया। इस बीच उसके बहुत सारे झगड़े हुए और बहुत सारे लोगों ने उसे पीटा। कुछ समय के बाद उसने वॉल स्ट्रीट पे काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उसने देखा कि हर तरफ गलत काम हो रहे हैं। उसने आवाज भी उठाने की कोशिश की, तब उसे धमकाया गया और एक बंदे ने उसे कुछ पैसे दिए और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया। उस दिन ऐश की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसी रात हालत थी हॉफमैन की, और उसकी बातों को सुनने के बाद ऐश समझ गया था कि शायद अब हॉफमैन जिंदा भी नहीं बचेगा। इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग उसे सहानुभूति देते हैं। ऐश वहाँ से निकलता है और फाइनल डील की तैयारियों में लग जाता है। वो सेरा को कहता है कि एक टेबल बुक है एडम नाम के आदमी पे, वहाँ पर आकर के मिलो। वो बाहर बैठ करके टेबल की तरफ देख रहा होता है कि अब सेरा आएगी, मगर घंटों बाद जब वो नहीं आती तब वो उसे कॉल करता है। वो कॉल भी नहीं उठाती। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो आने लगता है उसके घर की तरफ। तभी उसे सेरा का संदेश मिलता है। वो कहती है कि शायद डॉसन ने तुम्हें पहचान लिया है, उसके पास तुम्हारा नाम भी है, तो अब डील के लिए मैं अकेली जाऊंगी, मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहती। यहाँ पर ऐश को एहसास होता है कि सेरा की जान खतरे में है। उसे पता है कि सेरा अभी एक कॉन्सर्ट में है और जल्दी ही डॉसन के लोग उसे पकड़ लेंगे। वो भाग करके वहाँ पे जाता है और वहाँ का फायर अलार्म बजा देता है। जब सेरा भाग रही होती है तब वो उसका हाथ पकड़ता है। सेरा समझ नहीं पाती कि ये कौन आदमी है। तब वो कोड बताता है और कहता है कि मैं वही हूँ, चलो यहाँ से। ये दोनों बाहर भाग करके आते हैं और बैठ जाते हैं एक कैब में। सेरा ऐश को कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? ऐश कहता है क्योंकि ये मेरा काम है। ऐश कहती है कि इस हद तक जाकर के कोई किसी की मदद नहीं करता। तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा पूरा नाम अशरफ है, सब मुझे ऐश कह के बुलाते हैं। ऐश कहता है कि अब तुम्हें जाना पड़ेगा। वो उसे लेकर के आया स्टेशन पे। सेरा जब जा रही होती है तब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सेरा को लगता है कि वो उसे किस करेगा, मगर वो सिर्फ उसके बालों को छूता है और सेरा यहाँ से निकल जाती है। वो उसे जाते हुए देख रहा है। उसके जाने के कुछ घंटों के बाद डॉसन का कॉल आता है ऐश के पास। वो कहता है कि सेरा
सेरा मेरे पास है। ऐश कहता है कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो सारी फाइल्स पब्लिक हो जाएंगे। आखिर तुम्हें क्या बात समझ में नहीं आती है। डॉसन कहता है कि अब सारे पत्ते मेरे हाथ में हैं। मुझे बाकी के फाइल्स चाहिए। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, मुझे बताओ कि तुमने फाइल्स को कहाँ रखा है। मैं वहाँ जाऊंगा, फाइल्स को लूंगा, फिर मैं तुम्हें और सेरा दोनों को छोड़ दूंगा। मगर ऐश ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो नहीं चाहता कि इन्हें लोकेशन पता लगे, वरना ऐश के साथ साथ उसके बाकी सारे साथियों की भी जान खतरे में आ जाएगी। ऐश अब इसके बारे में बहुत सोचता है और फाइनली मैसेज करता है वो वॉश के पास, जो पुलिस ऑफिसर है, और सुबह सुबह वो आने लगता है सेरा के घर की तरफ। तभी वो देखता है कि इनकी वैन यहीं पे खड़ी है। वो लोग ऐश को पकड़ते हैं और पीट करके बैठा लेते हैं वैन में। वो देखता है कि सेरा को भी यहीं पर बांध करके रखा गया है। मगर जैसे ही ऐश को मौका मिलता है वो एक एक करके मारने लगता है सबको, और सबको पीट करके बाहर गिरा देता है। अब वो सेरा को लेकर के निकलने वाला है यहाँ से, तभी उसके ऊपर सेरा हमला कर देती है। तब डॉसन धुलाई करता है ऐश की, और यहाँ पर हमें पूरी की पूरी सच्चाई पता लगती है कि अब तक जो सोच रहा था ऐश, सेरा वो लड़की नहीं है। डॉसन की टीम की मुखिया है सेरा। ये लोग किसी भी कीमत पे ऐश तक पहुंचना चाह रहे थे, क्योंकि ऐश के पास हॉफमैन वाली फाइल है, जिस डील को हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। अब ये लोग ऐश को मजबूर करते हैं कि वो इन्हें लेकर के जाए वेयर हाउस पे। ऐश चला आता है दरवाजे तक, मगर वो जानबूझ करके गलत पासवर्ड दबाता है, जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाता है, और इस चीज का फायदा उठा करके वो भागता है। जैसे ही डॉसन का एक आदमी उसके पास जाता है, उसे मारने के बाद ऐश उसकी बंदूक ले लेता है। वो भागते जाता है, मगर उसे कोई भी पकड़ नहीं पाता। थोड़ी देर के बाद उस पे गोलियां चलाने के बाद सेरा उसके सामने आती है। इन दोनों ने एक दूसरे पे बंदूकें तान करके रखी है। थोड़ी देर सोचने के बाद ऐश अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और सेरा को कहता है कि गोली चलाओ, मगर वो कुछ भी कर पाती उससे पहले यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, यानी कि वॉश की टीम। वो सबको गिरफ्तार कर लेती है और ऐश से पूछती है कि ये क्या चल रहा है। तब ऐश कहता है कि मेरे पास फाइल्स हैं कंपनियों के इलीगल काम के, जिससे वो कंपनियां बर्बाद हो सकती हैं, और ये सारे लोग उन्हीं फाइल्स को लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। वॉश थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि तुम्हारे पास ये फाइल्स आए कहाँ से। तब ऐश कहता है कि मेरा काम ही यही है। तब ये लोग उसे भी लेकर के चले जाते हैं, मगर थोड़े समय के बाद ऐश को छोड़ दिया जाता है। वो सीधा पहुंचता है उस दूसरे वाले पोस्ट ऑफिस में और वहाँ से उस पैकेट को निकालता है जिसमें सारे के सारे पैसे हैं। ट्रैकिंग डिवाइस में सिर्फ 4 दिनों की बैटरी थी। ट्रैकिंग डिवाइस ने भी काम करना बंद कर दिया है। ऐश उसमें से आधे पैसे खुद रखता है और आधे पैसे भेज देता है अपने कंपनी वाले लोगों के पास। अब वो गायब होने वाला है यहाँ से हमेशा के लिए। उसने सारे के सारे फाइल्स को भी भेज दिया था मीडिया वालों के पास। जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी की मीटिंग हमने कहानी के शुरुआत में देखी थी, उसकी फाइल अब पब्लिक हो जाती है। अब सबको पता लग जाता है कि ये कंपनी वाले क्या घपला कर रहे थे, और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।